नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। ट्रंप अगले साल यानी 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। वे अमेरिकी इतिहास में 47वें प्रेसिडेंट होंगे। अमेरिका में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रंप के बाद कौन वीर बहादुर है जो अमेरिका में 48वें प्रेसिडेंट की रेस में शामिल होगा, कौन रिपब्लिकन दावेदार होगा। दूसरे खेमे की यह बात आपको शायद पता हो कि उनके अंदर किस तरह की हलचलें हैं। मारा पीटी तक की नौबत है। कमला को बाइडेन पर भरोसा नहीं और बाइडेन को कमला पर भरोसा नहीं। किसी को किसी पर भरोसा नहीं। डेमोक्रेट खेमा शायद इससे पहले इतिहास में कभी भी लीडरशिप को लेकर के इस कदर जूझता नहीं दिखा। मौजूदा हालात और अमेरिकी मूड के लिहाज से डेमोक्रेट भविष्य की सत्ता से भी दूर ही नजर आ रहे हैं। आज के अंक में अमेरिका के संभावित 48वें प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन कैंडिडेट को लेकर तमाम संकेतों के आसपास नजर आ रही चीजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास कितना सटीक सफल रहा आप जरूर बताएं। आपकी राय क्या है इस बारे में उसे भी बताना ना भूलें। एपिसोड अंत तक देखें, कई जरूरी चीजें आखिरी हिस्से में देखने सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, अमेरिकी पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंटियल रेस असल में कभी खत्म ही नहीं होती। एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और दो दलीय पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अगले प्रेसिडेंट को लेकर के बिसातें बिछनी शुरू हो जाती हैं। कमला हैरिस जरूर डेमोक्रेट्स की तरफ से अगले चुनाव के लिए संभावित कैंडिडेट हो सकती हैं, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। आप इसे डेमोक्रेट्स की आपसी कलह, जनता के मुद्दों से उनकी दूरी और नेतृत्व का संकट भी कह सकते हैं। क्यों और कैसे, इस पर भी बात होगी। मगर अमेरिकी संविधान ट्रंप या किसी भी नेता को इसकी इजाजत नहीं देता कि वह तीसरी बार प्रेसिडेंट बने। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी समाज और खुद रिपब्लिकन पार्टी इस बात की इजाजत देगा कि ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए संविधान संशोधन करें। वैसे भी ट्रंप 78 साल के हैं। उम्र के फ्रंट पर उनका हाल बाइडेन जैसा हो सकता है। अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पे बात करने के लिए हम आगे बढ़ें उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि अमेरिकी संविधान में यह नियम कब, कैसे और क्यों आया। वैसे आप में से तमाम लोगों को इस बात की जानकारी पहले से होगी। दोस्तों, अमेरिकी इतिहास में एक लीडर ऐसा भी हुआ जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 बार प्रेसिडेंट बना। अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि आगे ऐसा ना हो, सत्ता का दुरुपयोग ना हो और नेतृत्व में बदलाव होता रहे। संशोधन को 1951 में लागू किया गया था, जिसके मुताबिक अमेरिका में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि अमेरिकी राजनीति का वह सुरमा कौन था जो 4 बार प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहा। वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। 4 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाले वह इकलौते व्यक्ति हैं। उन्हीं की वजह से संशोधन करना पड़ा अमेरिका के संविधान में। रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक 4 बार प्रेसिडेंट बने। जब रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो उनके कार्यकाल में अमेरिका आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, जिसे महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। बतौर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उसका सामना किया और न्यू डील नाम की उनकी आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा किया। यह रूजवेल्ट का प्रयास था। रूजवेल्ट के ही कार्यकाल में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के समय स्थिर नेतृत्व की जरूरत की वजह से उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में बार बार चुना गया। लेकिन जब उनका निधन हो गया तो अमेरिकी कांग्रेस ने संशोधन करके किसी प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 बार का नियम बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप इसी नियम की वजह से तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब सवाल है कि रिपब्लिकन को अमेरिकी जनता ने जिन मुद्दों की वजह से चुना है और जो आज की तारीख में अमेरिकी समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसके लिए रिपब्लिकन पॉलिटिक्स को आगे भी अपनी सरकार, अपने प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि आज की तारीख में अमेरिकी समाज में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। डेमोक्रेट पॉलिटिक्स, खासकर ओबामा के 2 कार्यकालों में जिस तरह अवैध अप्रवास का मुद्दा, सेम सेक्स मैरिज, सेक्स चेंज करवाने का मुद्दा, बिना शादी और बच्चों के कपल्स का साथ रहना, गर्भपात के कानूनी अधिकार, प्रजनन दर में भारी गिरावट आदि कई चीजों ने आज के मूल अमेरिकी समाज के लिए भविष्य की चिंता की बात बन गई है। वे पिछड़ रहे हैं और पारिवारिक मूल्य उनके तहस नहस हो चुके हैं। वे मूल्य जिसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली है जिसके तमाम दुष्परिणाम का सामना आज की तारीख में अमेरिकी समाज कर रहा है। डेमोक्रेट राज की अराजकता का आलम अमेरिका में यह है कि सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट और इलिटिज्म की वजह से कोई आम अमेरिकी बड़े सपने नहीं देख सकता। वो चाहे ट्रंप हो, एलोन मस्क हो, विवेक रामास्वामी हो, सब के सब इन चीजों के विक्टिम हैं। कभी मौका मिले तो रामास्वामी की किताब नेशन ऑफ विक्टिम्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट जरूर पढ़िए। रिपब्लिकन को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है अमेरिकी समाज में, इस किताब को पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा। खैर, हम यहां बात कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद कौन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल फेस होगा। रामास्वामी तो नहीं होंगे, और ऐसा नहीं है कि रामास्वामी में काबिलियत नहीं है, लेकिन जब वे ट्रंप के समर्थन में प्रेसिडेंशियल रेस से हटे थे तभी उन्होंने ईमानदारी से चीजों को साफ किया था। रामास्वामी ने कहा था कि वे हिंदू हैं और ईसाई यहूदी विचार का सम्मान करते हैं, ईसाई यहूदी मूल्यों को भी अपनी धार्मिक आस्था के करीब पाते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि ईसाईयत के प्रचार के लिए वे बेस्ट प्रेसिडेंट नहीं हो सकते अमेरिका के। दोस्तों, गोरे मुल्कों की राजनीति में ईसाई होना या ईसाईयत के प्रचार में योगदान देना भी एक अनिवार्य शर्त है। इसे ऋषि सुनक भी झेल चुके हैं। कमला हैरिस सिर्फ भारतीय मूल और अश्वेत होने की वजह से ही कैंडिडेट नहीं बनी थी डेमोक्रेट्स की, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि उनका ईसाई और यहूदी बैकग्राउंड था। बराक ओबामा भी बाई प्रैक्टिस ईसाई ही हैं। पश्चिमी दुनिया का यह कड़वा सच है, वे भले सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार ना करें, मगर ईसाईयत एक जरूरी शर्त है। चूंकि उनका देश है तो थोपा भी नहीं जा सकता और किसी को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे नाम भी रिपब्लिकन नहीं दिखते जो रेस में नजर आ रहे हों। जो चेहरा दिख रहा है वह कोई और नहीं, टेस्ला के सर्वे सर्वा और रामास्वामी के साथ DOGE की जिम्मेदारी संभालने वाले एलोन मस्क हो सकते हैं। ट्रंप के पूरे कैंपेन में जिस तरह एलोन मस्क रिपब्लिकन के मुद्दे को लेकर खड़े हुए, रिपब्लिकन के मुद्दे के साथ खड़े हुए और निश्चित ही उन्होंने जो भूमिका निभाई वह बेमिसाल है। ट्रंप के फैसलों में, रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों में मस्क का बड़ा किरदार साफ साफ बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लगभग पहाड़ जैसा। मस्क का एजेंडा, रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा और अमेरिका के बहुसंख्यक समाज का एजेंडा आज की तारीख में एक ही नजर आ रहा है। आज की तारीख में मस्क एक कारोबारी से कहीं ज्यादा सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में दिख रहे हैं और अमेरिका के साथ साथ दुनिया की राजनीति में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी इटली में अवैध अप्रवासियों को निकालने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ एक फैसला सुनाया। मस्क ने मेलोनी के खिलाफ फैसले की सार्वजनिक आलोचना की। मस्क का ग्लोबल ओपिनियन निकलकर सामने आ रहा है, जो निश्चित ही राजनीतिक है और लगातार निकल करके सामने आ रहा है। कनाडा की बर्बादी पर जस्टिन ट्रूडो को मस्क सार्वजनिक लताड़ लगा रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने हाल ही में किस तरह एक ग्राफ साझा किया था जिसमें दिखाया गया कि कनाडा की GDP लगभग अमेरिका के बराबर थी, लेकिन ट्रूडो के कमान संभालते ही वह नीचे गिर गई। मस्क जेलेंस्की ट्रंप की बात करवा रहे हैं, ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। मस्क अब कारोबारी की बजाय एक राजनेता के रूप में अपने विचार रखते हैं। कारोबारी दूसरे देशों के राजनीतिक मसलों पर इस तरह राय नहीं रखते जैसे ट्रंप रख रहे हैं। ट्रंप के अभियान के साथ ही मस्क एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे हैं। मस्क के एक्स बायो में ही लिखा है, द पीपल वोटेड फॉर मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म। एक बात ध्यान रखिए कि रिफॉर्म को लेकर जो रिपब्लिकन्स के लक्ष्य हैं
वे 4 साल में तो पूरे नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप के बाद मस्क एक भरोसेमंद और जिताऊ रिपब्लिकन चेहरा अमेरिका में हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका में कारोबारी का राजनेता बनना आम बात है। मस्क ने नतीजों के बाद 2026 की तैयारियों को लेकर भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा, ट्रंप विन इज जस्ट द बिगिनिंग। देखे तो ट्रंप भी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। अगर दूसरी बार ओबामा ने प्रेसिडेंट बनने के बाद सरेआम अपनी आलोचनाओं पर ट्रंप का मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद ट्रंप फ्लोरिडा छोड़कर अमेरिकी एलिट्स की दुनिया वाशिंगटन और व्हाइट हाउस नहीं पहुंचते। ट्रंप ने दिल पे ले लिया था। वैचारिक वजहें थी उनकी, मस्क की भी वैचारिक वजहें। अपने बेटे के लिंग परिवर्तन और अमेरिकी संस्थाओं के इस अप्रोच की अब तो नहीं होगा, बेस्ट तो कब का आ चुका है जैसी धारणाओं के बाद मस्क ही डेमोक्रेट पॉलिटिक्स के खिलाफ मुखर दिखते हैं। नासा ने कहा था रॉकेट का वापस आना असंभव है। मस्क ने कहा रॉकेट जा सकता है तो वापस क्यों नहीं आ सकता। उन्होंने दिल पे ले लिया और उनके स्पेसएक्स ने कर दिखाया। यह भी साबित किया कि अमेरिका में तमाम जगहों पर अयोग्य लोग बैठे हैं जो द डेथ ऑफ मेरिट की वजह से है, जिसके बारे में रामास्वामी बेस्ट सेलर बुक में लिख चुके हैं। बावजूद कि यह राजनीति है और कल क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर फिलहाल के संकेत ट्रंप के कार्यकाल में मस्क की हैसियत और रिपब्लिकन की तरफ से मस्क का चेहरा प्रेसिडेंशियल रेस में सब पर भारी नजर आ रहा है। मस्क भी कारोबारी से प्रेसिडेंट बनने वाले ट्रंप की कहानी को भविष्य में दोहरा दे तो हैरान नहीं होना चाहिए। मस्क राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब वहां से वापसी का रास्ता भी नहीं है, उन्हें आगे ही बढ़ना होगा। बात जहां तक डेमोक्रेट्स की है तो इस वक्त उनके अंदर कई धड़े बन चुके हैं। कमला हैरिस को चांस मिल सकता है, दोबारा मौका मिल सकता है, मगर अब इन बातों की भी डेमोक्रेट खेमे में चर्चा है कि ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो बाइडन ही खुश हैं। बाइडन खेमे को बाइडन की उम्मीदवारी बदलना पसंद नहीं आया। कमला हैरिस एक बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन बाइडन धड़े के विरोध और आम अमेरिकन की अश्वेत विरोधी पॉलिटिक्स की वजह से, डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स की वजह से शायद वह पीछे रह जाए। कमला की उम्मीदवारी के लिए यह भी दिक्कत है कि महिला उम्मीदवार अमेरिकी प्रेसिडेंशियल रेस में टिक ही नहीं पाती। इतिहास तो यही है अमेरिका का। फिलहाल डेमोक्रेट खेमे की तरफ से दूसरा ताकतवर उम्मीदवार नहीं दिख रहा जो मस्क के संभावित रिपब्लिकन तूफान को आने वाले दिनों में रोक सके। डेमोक्रेट्स नेतृत्व संकट से गुजर रहे हैं और फिलहाल अपने ही घरों में उलझे नजर आ रहे हैं। ट्रंप की जीत के बाद से डेमोक्रेट्स की बीवियां, उनके महिला और पुरुष पार्टनर इतना नाराज हैं कि उनके बेडरूम पर ताला लग चुका है। शारीरिक संबंध को लेकर के डेमोक्रेट्स के घर में कर्फ्यू है, साथ नहीं सो सकते, 4 साल तक कोई संबंध नहीं। बेचारे डेमोक्रेट्स के सामने इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा निजी जीवन के संकट है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।